ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपकी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक ये आपका H2O है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और ये आपका है H2O प्लस NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को अटैच करके यहां बीच में आपको लगाना है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आपने पहले भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल solute in pure solvent its vapor pressure is decreased। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन प्योर सोलवेंट, ठीक है। तो यहां पे एक वेपर प्रेशर की बात करेंगे हम, ठीक है। दोनों में जो H2 है वो इक्वल अमाउंट में, ठीक है। अब कंसंट्रेशन की और बात करेंगे। कंसंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज मोलारिटी। फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पहले भी पढ़ा आपने, पहले लेक्चर में भी, कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जहां ज्यादा होंगे वहां आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका दो सॉल्यूशन है जिसमें एक में आपने 100 ml H2O लिया है, उसमें आपने 5 ग्राम NaCl डाला, और एक आपने 100 ml H2O लिया है, ठीक है, यहां आपने 10 ग्राम NaCl डाला। तो कंसंट्रेशन जहां नंबर ऑफ सोल्यूट या सोल्यूट का मास ज्यादा है वहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब यहां पे आ जाओ आप, देखो यहां पे सोल्यूट प्रेजेंट है लेकिन यहां कोई भी सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है। कंसंट्रेशन विच डिपेंड ऑन सोल्यूट, तो यहां कंसंट्रेशन है ही नहीं। मतलब इन दोनों को अगर लेस और मोर में कंपेयर करें तो यहां पे हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, और यहां कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन ही प्योर सॉल्वेंट, यहां पे कंसंट्रेशन लो है और यहां कंसंट्रेशन हाई, ठीक है। अब दोनों ही सॉल्यूशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहां से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक, यहां भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट में हमने पढ़ा कि वेपर ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना, तो यहां का वेपर प्रेशर हाई है, यहां का वेपर प्रेशर लो है, यहां का वेपर प्रेशर हाई है। देखो अब यहां आपको पता चल गया होगा कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट ऐड करने से कंसंट्रेशन तो बढ़ जाती है। अगर हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन पहले भी पढ़ लिया कि सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब सारा खेल यहां पे प्रेशर का ही है। तो जहां पे प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना, और इन दोनों को SPM
लगा के हमने अटैच कर दिया, तो जहां प्रेशर ज्यादा है तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा, मतलब यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड जाएंगे, ठीक है ना। और इसे ही बोलते हैं हम ओस्मोसिस। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ओस्मोसिस, है ना। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कोल्ड ओस्मोसिस। तो यहां से सॉल्वेंट निकल के कहां जा रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है ना। एसपीएम क्या है, इसका क्या काम है, ये सारी चीज करेंगे हम, ठीक है। पहले ओस्मोसिस का समझ लो। ओस्मोसिस क्या हो गया, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लो होने लग जाएगा। और ये फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए या फिर दोनों के साइड के वेपर प्रेशर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अब ओस्मोसिस आपका फ्लो है, तो नेक्स्ट अब आपको समझना है ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखो अब आपको समझना है वेपर प्रेशर हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे है, और इस प्रेशर की वजह से फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन कहता है अगर इस फ्लो को हमें रोकना हो, जो ओस्मोसिस के फ्लो को रोकना हो, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर जहां लो प्रेशर है उस साइड अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड का वेपर प्रेशर इक्वल नहीं है, तो बराबर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसको हम पाई बोल रहे हैं। पाई इज ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ये कहता है कि इफ वी अप्लाई एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है ना, टू सॉल्यूशन साइड, ठीक है। इफ वी अप्लाई एक्स्ट्रा प्रेशर टू सॉल्यूशन साइड, अगर एक्स्ट्रा प्रेशर हम सॉल्यूशन साइड लगा देते हैं, तो दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर आप यहां कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दोगे, तो दोनों साइड का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा तो आपका फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाएगा। उसे क्या बोलोगे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस बात को ऐसे समझो कि पहले यहां पे प्रेशर मान लो यहां 10 था, ठीक है, और वेपर प्रेशर यहाँ का ज्यादा है, यहाँ का कम है, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों में इक्वल ही रख रहा है, ठीक है, 1 atm। यहाँ का जो प्रेशर था वो 8 था, ठीक है, और बाहर से आपने जो पाई लगाया वो मान लो आपने 2 लगा दिया, तो दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो जाएगा, ठीक है। 10 और 10 हो जाएगा, 8 + 2 10। तो इस वजह से आपका फ्लो रुक जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब पाई आपका कब कब इंक्रीज होगा, जब आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। ये टॉपिक भी आप समझ लेते हैं, एक बार नोट कर लो, ठीक है। देखो पाई किस किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन,
कैसे? अगर आपकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, कंसेंट्रेशन कब इंक्रीज होगी? जैसे जैसे आप सोल्यूट बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज कब होगी? कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अगर आप सोल्यूट का मास बढ़ाओगे तो कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कंसेंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा, तो वहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर इज डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप NaCl ले रहे हो, ये बाद में एक और केस बनेगा वेंट ऑफ फैक्टर में, आप सोल्यूट कौन सा ले रहे हो, तो अभी NaCl लिया है, यूरिया भी ले सकते हैं। तो ये डिसोसिएशन एसोसिएशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के सॉल्यूट होते हैं, ठीक है ना। तो उन पे भी डिपेंड करती है, वो आगे समझाएंगे, ठीक है। अभी देखो, कंसेंट्रेशन अगर आपका इंक्रीज होगा, कब होगा? क्योंकि तब जब आप मास ऑफ सॉल्यूट बढ़ाओगे तो कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन मास बढ़ाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। अब देखो, प्योर सॉल्वेंट का पहले प्रेशर 10 है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। मान लो अभी जो करंट में है वो सॉल्यूशन का आपका 8 है, ठीक है। तो बाहर से आपने जो पाई लगाया वो लगाया आपने 2, पाई कितना लगाया? 2, तो बराबर हो गया। अगर आपने सोल्यूट और ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन साइड का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब प्योर सॉल्वेंट का तो मान लो 10 ही है, अगर आपने सोल्यूट ऐड कर दिया तो ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर इज डिक्रीज, मान लो 6 हो गया, ठीक है ना। तो कंसेंट्रेशन बढ़ाने से, मास ऑफ सोल्यूट बनाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो पाई अब ज्यादा लगाना पड़ेगा इन दोनों को इक्वल करने के लिए। तो इस तरीके से कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे, मास बढ़ाओगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन वहां पाई बढ़ जाएगा। मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट, पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। फाइनली ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो पाई इक्वल टू CRT। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का आपका फॉर्मूला है, जहां पे C आपकी क्या है? कंसंट्रेशन, इसको आप मोलारिटी भी बोल रहे हो। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। तो पाई इज इक्वल टू N बाई VRT। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो पाई रिप्रेजेंट द प्रेशर, अगर आप इस V को इधर लेके आओगे तो PV इज इक्वल टू NRT फॉर्मूला बनेगा, जो आपने कहां पे पढ़ा था? आइडियल गैस इक्वेशन में। तो इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो उसी फॉर्मूले को नए तरीके से लिख दिया यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्म में। अब इसी में ही हमें पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप दो तरीके के, ये भी समझ लो कि दो तरीके के सोल्यूट ऐड करते हो। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दूसरे सोल्यूट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट नहीं होते, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ठीक है ना, या यूरिया, ये डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है। इसकी ज्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर में।
अब रिवर्स ऑस्मोसिस और समझना है, वो भी देख लो। रिवर्स ऑस्मोसिस इसी में ही समझ लेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो इसमें क्या होगा, अब यहां पे आपने पाई क्यों अप्लाई किया, क्योंकि आपको क्या करना है, फ्लो को रोकना है। लेकिन अब अगर आप इस साइड और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे, तो इधर की साइड, ठीक है ना, और प्रेशर लगा रहे हो ऐसे, और प्रेशर, ठीक है। तो यहां पे ये जो प्रेशर है, ठीक है ना, ये कहां लग रहा है, सरफेस ऑफ वाटर पे। तो यहां से इसको यहां पे प्रेशराइज करोगे, तो यहां के जो मॉलिक्यूल है वो अब किधर जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। तो कहता है कि इफ वी अप्लाई एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है ना, इफ वी अप्लाई एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है, लार्ज विच इज लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, वी अप्लाई एक्स्ट्रा प्रेशर, इस साइड आपने और प्रेशर लगा दिया, ठीक है ना, जो लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, तो रिवर्स हो जाता है फ्लो। अब यहां से सोल्वेंट मॉलिक्यूल निकल के, सोल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से निकल के प्योर सॉल्वेंट की तरफ आएंगे, ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन इसको समझो, यहाँ पे एसपीएम का काम क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आपका टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। एसपीएम क्या है कि जो आपके डिजोल्व्ड सोल्यूट होते हैं, जैसे आपका H2O में आपने NaCl डाल दिया, तो आपको नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसको सेपरेट करोगे तो सेपरेट नहीं होंगे, फिल्टर पेपर से भी सेपरेट नहीं होंगे। लेकिन एसपीएम क्या है कि जो डिजोल्व्ड सोल्यूट है उनको भी क्रॉस नहीं होने देता। जब आप रिवर्स ऑस्मोसिस फिनोमिना पढ़ते हो, तो यहां से जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, तो ये सोल्यूट और सोलवेंट मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ डिजोल्व है, तो ये जब इधर आएंगे तो यहां से H2O तो क्रॉस हो जाएगा, प्योर सोलवेंट तो क्रॉस हो जाएगा, लेकिन ये जो NaCl है इसको क्रॉस नहीं होने देगा एसपीएम, और ये यहीं रुक जाएगा, ठीक है ना। यही फिनोमिना आपका रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन का। अब यहां पे क्या होगा कि NaCl यहां रुक जाएगा, तो ओनली पानी यहां पे आ रहा है, तो वो प्योर हो गया, जिसको हम बाद में ड्रिंकिंग वाटर के लिए अप्लाई कर लेंगे। अब होता क्या है कि जो आपका टैप वाटर आता है वो क्या होता है, जनरली आप उसको क्या बोलते हो, हार्ड वाटर बोलते हो टैप वाटर को। क्यों, कि उसमें मैग्नीशियम के और कैल्शियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के सोल्ट, क्लोरीन के सोल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे MgCl2, CaCl2 या MgCO3 या CaCO3, ये सोल्ट हार्ड वाटर में होते हैं, ठीक है ना, ये डिजोल्व्ड सोल्ट है। अब आप इसको जब प्योरीफाई करते हो तो फिल्टर यही करता है कि इन सोल्यूट को निकाल देता है जो डिजोल्व्ड है। सेम चीज अगर ये सोल्यूट यहाँ होंगे, ठीक है ना, आप यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करोगे तो एसपीएम इनको क्रॉस नहीं होने देगा, यहाँ से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे और वो वाटर क्या हो जाएगा, प्योरीफाई। तो यहां से क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ osmosis can be reversed if pressure larger than osmotic pressure applied to solution side, ठीक है। इफ प्रेशर लार्जर देन osmotic pressure applied to solution side, तो अगर आप यहां ज्यादा प्रेशर लगा देंगे अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड,
ठीक है, तो इस साइड ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो फ्लो रिवर्स हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल देखो, टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, का एक आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रोटीन का सॉल्यूशन है, जिसमें प्रोटीन का गिवन मास दिया हुआ है, कितना ग्राम प्रोटीन आपने इसमें डिसोल्व कर रखा है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर है 300 केल्विन टेम्परेचर पे, ये आपका सॉल्यूशन है। मोलर मास ऑफ प्रोटीन आपको फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ प्रोटीन ये आपको निकालना है। ठीक है, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज 2.57 इंटू 10⁻³ बार, और आर की वैल्यू भी गिवन है 0.083, ये आपको यूज करनी है, बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपकी यूनिट होती है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, इस पे अप्लाई करना है। देखो कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओ, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ठीक है, वी आपका कितना गिवन है बेटा, 200 सेंटीमीटर क्यूब, और लीटर में 0.2 लीटर। ठीक है, एन क्या होता है आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 2.16, मोलर मास फॉर एग्जांपल आप एक्स मान लो, आपको निकालना है। पाई गिवन है आपका। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट करो 2.57 इंटू 10⁻³ एन क्या है, गिवन मास 1.26, मोलर मास एक्स निकालना है, वॉल्यूम इज 0.2 लीटर, आर इज 0.083 एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल ही आपको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री टाइप के आपके सॉल्यूशन होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक आपका होता है हाइपोटोनिक, एक आपका होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, तो ये आपके तीन टाइप के सॉल्यूशन है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक क्या होते हैं, जब आपके दो सॉल्यूशन जो है उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है ना, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर,
जिनका मतलब आप ये सॉल्यूशन 1 मानो, ये 2, ठीक है ना। तो इसका पाई 1 और पाई 2 दोनों इक्वल हो जाए, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, ठीक है। मतलब पाई 1 क्या होगा आपका C1R T1, पाई 2 क्या होगा C2R T2। और ये होता है एट सेम टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे T1 इज इक्वल टू T2 है। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 करोगे तो T1 T2 बराबर है, तो C1R T1 इज इक्वल टू C2R T2। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो उन दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी सेम होगा। अगर आपका दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो उनका कंसंट्रेशन भी सेम होगा, मतलब इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब अगर आपको ये कहें कि सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 2, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। और हाइपरटोनिक क्या होता है, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर या लार्ज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे क्या होगा, अगर आपको ये कहें कि सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 2, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा।